बेटे और बहू के झगड़े से परेशान होकर द्वारका प्रसाद जी अपने कमरे में जाकर अपना एक बैग लगाते हैं। उसमें अपने दो चार जोड़ी कपड़े रखते हैं और अपनी पत्नी की तस्वीर रखकर घर से निकल जाते हैं। उनके कुछ दोस्त वृद्ध आश्रम में रहते थे। उनसे उन्होंने पहले ही बात कर ली थी कि वह भी अब वृद्धाश्रम आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के रोज रोज के कलह को छोड़कर वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था। जिस वक्त वह अपने घर को छोड़कर बैग लेकर निकल रहे थे, उनके बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे। एक भी बेटे या बहू ने उनसे यह नहीं पूछा कि आप अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और न ही उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप क्यों जा रहे हैं। अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर द्वारका प्रसाद जी ने अब वृद्धाश्रम में रहने का निश्चय कर लिया। पिछले 6 महीने से वह यही कर रहे थे। आश्रम में उनके बहुत सारे मित्र बन गए थे, जिनके साथ बातें करते, योगा करते, चाय नाश्ता भी साथ में करते। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम में बड़ा ही सुकून मिलता था। घर के कलह से उनका मन बहुत छलनी सा हो गया था। दोनों बेटे मिलकर भी अपने एक बूढ़े बाप को ढंग से रख नहीं पा रहे थे। मेरी पत्नी तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी, वह अक्सर यही सोचते। एक दिन द्वारिका प्रसाद जी अपने मित्र के साथ वृद्धाश्रम के प्रांगण में बैठे बैठे योग कर रहे थे। सुबह का वक्त था। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक ऑटो रुकता है। वृद्धाश्रम के सभी लोग पलटकर उस ऑटो को देखने लगते हैं और सोचते हैं, लगता है आज फिर से कोई बूढ़ा बुजुर्ग या किसी के माता पिता वृद्ध आश्रम में आए हैं। फिर से कोई बेटे बहू अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ने आए हैं। तभी ऑटो में से एक नौजवान लड़का उतरता है और उसके बाद एक औरत का हाथ पकड़कर उतरता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब रही होगी। उस महिला ने अपने सिर पर पल्लू रखा हुआ था। किसी को उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। पास में ही खड़ा लड़का उनसे उन्हें ऑटो से उतर रहा था, उनसे कुछ बातें कर रहा था और वह महिला चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद ऑटो में से एक और महिला उतरती है और एक बैग उस बुजुर्ग महिला के हाथ में थमा देती है। फिर दोनों लोग वापस ऑटो में बैठकर चले जाते हैं और वह बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर अकेली रह जाती है। भारी मन से महिला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही द्वारिका प्रसाद जी उसे देखते हैं, वह अपने सिर का पल्लू आंखों तक खींच लेती है और बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली जाती है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज फिर एक माँ की ममता अपने बोझ बच्चों के बोझ पर बन गई है। आज फिर माँ के सपनों को तार तार कर दिया गया है। द्वारका प्रसाद जी बार बार उसी महिला के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लग रही है, पर समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन है और उनसे बात कैसे करे, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे को पल्लू से ढक कर रखती थी। एक दिन द्वारिका प्रसाद जी ने उसे ठीक से देख लिया और उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। अरे, यह तो जानकी देवी है, वह इधर क्या कर रही है? उनके दिमाग में न जाने कितने सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि जानकी देवी वृद्धाश्रम में कैसे आ गई। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बाहर उनका मित्र खड़ा था। चलो, अब खाने का समय हो गया, सब लोग आ गए हैं और तुम आज खाने में भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ गुमसुम रहते हो। अरे कुछ नहीं, बस आ ही रहा था, कुछ सामान ढूंढ रहा था, अब मिल गया है तो चलो खाना खाते हैं। खाने की कतार में बैठने के बाद द्वारिका प्रसाद जी बार बार इधर उधर देख रहे थे कि कहीं जानकी जी दिख जाए, तभी ताकि वह उनसे बात कर सके। वह सोचते जा रहे थे, अरे उनका तो भरा पूरा परिवार था। वह तो हमेशा कहती थी अपनी बहू बेटों के साथ बहुत खुश है, फिर आज उन्हें वृद्धाश्रम आने की नौबत कैसे आ गई? द्वारिका प्रसाद जी ने उधर की एक महिला से पूछा, 2 दिन पहले जो नई महिला आई थी, वह आज खाने में नहीं दिखी? उसने कहा, हाँ, वह माताजी आज बाहर नहीं आई, बहुत दुखी है, कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया है, बराबर बैठी रो रही है, अपने बच्चों को याद कर रही है, इसीलिए मैंने उनका खाना उनके कमरे में ही भिजवा दिया। लेकिन द्वारिका प्रसाद जी का मन अब बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके मन में बस यही चल रहा था कि वह किसी तरह जानकी देवी से बात करे और जाने कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। शाम को वह उनके कमरे में पहुंचे।
द्वारका प्रसाद जी को अपने सामने देखकर जानकी जी सक पका गई। द्वारका प्रसाद जी बोले, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इस हाल में कैसे हो? जानकी जी कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू भरकर चुपचाप बैठी रही। द्वारका प्रसाद जी कमरे में इधर उधर टहलने लगे। तभी उनका पैर किसी सामान से टकरा गया और वह दीवार से लगकर गिर गए। उनके सिर में चोट लग गई। पास से गुजर रहा था अजय बोला, अंकल जी, आपको चोट तो नहीं लगी? अपना सिर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं पट्टी कर दूं। द्वारिका जी बोले, नहीं बेटा, इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी सी ही लगी है, बच गया मैं। फिर वह बिना कुछ बोले जानकी जी के कमरे से बाहर आ गए और वृद्धाश्रम के बाहर बनी सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गए। वह अपने कुछ महीने पहले की घटना याद करने लगी, जब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे। उनके पैर में बहुत चोट लगी थी। बेटा पास में खड़ा था पर उठाने नहीं आया, उल्टा चिल्लाकर बोला, जरा संभल कर काम किया करो, बहुत हड़बड़ी में रहते हो, कोई काम ठीक से करना नहीं आता। जब देखो तब चोट लगाकर बैठ जाते हो और मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं बनता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में बैठे रहा करो। पूरा दिन घर में इधर उधर घूमते रहते हो, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहो। एक दिन द्वारका जी का चश्मा टूट गया। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूटा हुआ है, ठीक से दिखाई नहीं देता। जब भी बेटा बहू दोनों चिल्ला पड़े, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चे बढ़ाते रहते हो, कुछ काम धाम करते नहीं, बच्चों की तरह हरकतें हो गई है तुम्हारे। ऐसे न जाने कितने मौके थे जब द्वारका जी को अपने बेटे बहू से अपमान सहना पड़ा। वह पुराने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र रामलाल आते दिखाई दिए, बहुत खुश नजर आ रहे थे। द्वारका जी ने पूछा, क्या बात है मित्र? रामलाल, आज बहुत खुश लग रहे हो। रामलाल जी बोले, हाँ, आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है। उसने खबर भिजवाई है कि आज मुझसे मिलने आएगा, इसीलिए आज बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा। मित्र की बात सुनकर द्वारका जी नाराज हो गए। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो जिसने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और अब साल में बस 5 मिनट के लिए मिलने आ रहा है। रामलाल जी मुस्कुराकर बोले, द्वारका जी, गुस्सा मत करो, कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन द्वारका जी उनके शब्दों को सुने बिना ही अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गए। अब यह सिर्फ द्वारका जी या जानकी जी की बात नहीं है, बल्कि वृद्धाश्रम में हर एक बुजुर्ग को अपनी एक दुख भरी कहानी है। कोई भी माता पिता अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम नहीं आता। जब तक कि वह अपनी सीमा तक टूट न जाए, थक न जाए, तब तक नहीं। हर दिल में कोई ना कोई कड़वा दर्द छिपा है जिसे कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। कुछ लोग समय के साथ, समय के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं और खुश रहने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। उन्हीं में से दो लोग ऐसे थे जो बार बार अपने घर परिवार को याद करते रहते थे। उनके मन में अपने घर के लिए लगाव भी था, लेकिन उसी घर में रहने वाले बहू बेटों के दिए हुए घाव भी थे। एक दिन द्वारका प्रसाद जी को आश्रम का एक व्यक्ति आकर बताता है कि उनके बेटे उन्हें लेने आए हैं। वह गुस्से के साथ साथ हैरान भी होते हैं कि आज उनके बेटे उनको लेने कैसे आ गए। ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर अपने दोनों बेटों को देखकर चौंक जाते हैं। गुस्से से अपने बेटों से कहते हैं, तुम दोनों इधर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझसे मिलने की कतई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुश हूँ। तभी बड़ा बेटा आकाश कहता है, पिताजी, आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर पार्टी रखी है, सारे आस पड़ोस वाले और सभी रिश्तेदार आएंगे, तो आप भी उस पार्टी में आइए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। द्वारका जी कहते हैं, अच्छा, तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो? अरे सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी किधर है, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसीलिए मुझे बुलाने आए हो? तुम दोनों अभी के अभी इधर से निकल जाओ, मैं किसी के साथ भी नहीं आने वाला। तभी छोटा बेटा बातों की मिठास खोलते हुए कहता है, पिताजी, आप घर चलिए, वहाँ पर आपके मित्र भी आ रहे हैं, उनको भी मैंने पार्टी में बुलाया है, वे आएंगे
और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। द्वारका जी बोले, तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं वृद्धाश्रम में हूँ तो एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए और न ही मेरी खबर ली। अरे मिलना तो दूर, एक फ़ोन करके यह भी नहीं पूछा कि मैं घर छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों चला गया, और आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर लेने के लिए आ गए हम। अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। दोनों बेटे आपस में प्लान करते हैं कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ न कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर पर लेकर जा सकेंगे और चार रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसीलिए दोनों फिर से रोनी सूरत लेकर द्वारका जी के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते, पिताजी माफ़ कर दो, आप चलो ना, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते को देखने का मन नहीं कर रहा है। पोते की बात सुनकर द्वारका जी पिघल जाते हैं। उनका भी अपने पोते को देखने का मन था, लेकिन बेटे बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। पोते की वजह से वह घर जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि मैं घर चलूँगा और जैसे ही पोते का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद तुम लोग मुझे छोड़ने आ जाओगे। तुम दोनों बेटे और दोनों बहू मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। दोनों बेटे इतनी छोटी सी बात के लिए तैयार हो जाते हैं। पोते का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग अच्छे से मिलते जुलते हैं। द्वारका जी के पुराने मित्र भी उनसे मिलने आते हैं। वह किसी से कुछ नहीं कहते, हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद लेते हैं और फिर सोचते हैं, कल मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में जो देखने वाला हूँ उसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रात में अपने घर में जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी कल्याणी जी की याद आ जाती है और वह अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। अरे एक रोटी और ले लीजिए ना, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, आपको खरी खरी रोटी पसंद है। अरे नहीं कल्याणी, अब मेरा पेट भर गया है, कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी के समय पर तो उन्होंने एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं पिया था, लेकिन बहू बेटे ने तो उन्हें एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था और सारे छोटे मोटे काम उन्हीं पर डाल दिए थे। घर के साथ सब्जी लाने से लेकर बाहर की सफाई करने तक का सारा काम वह खुद ही करते थे। जब तक उनकी पत्नी थी उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। अपनी पत्नी की यादों में डूबते डूबते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब उठे तो बेटे बहू पहले से ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार थे। द्वारिका जी जब उठते हैं तो देखते हैं कि बेटे बहू नहा धोकर तैयार हो गए हैं कि चलो पिताजी को वापस से वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनका इधर ही रहने का मन बन जाए। वह अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसीलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं, चलो बेटा, आज तुम वृद्धाश्रम में वो देखोगे कि दोबारा से किसी को वृद्धाश्रम भेजना भूल जाओगे। चारों, दो बेटे और दो बहुएं कार में बैठ जाते हैं। द्वारका जी भी कार में बैठते हैं और अपने घर को निहारते हुए सोचते हैं, ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले वहीं रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहुओं को भगाने की पड़ी है तो रहकर भी क्या करेंगे। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, अपने हिसाब से खाना, अपने हिसाब से रहना, अपने हिसाब से सब काम करना, किसी की किचकिच नहीं सुननी। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकती है, बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो जाते हैं। द्वारका जी भी कार से उतरते हैं और अंदर जाने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो बच्चे कार में बैठने लगते हैं। द्वारका जी उन्हें आवाज़ देते हैं, अभी रुको, वापस मत जाओ, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। चारों बेटे बहुए उनके पीछे चल पड़ते हैं। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर द्वारिका जी वहां के एक व्यक्ति से कहते हैं, जानकी जी को बुलाना। जानकी जी जैसे ही बाहर आती है वैसे ही बेटे बहू उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं और बहू भागकर उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो, आप इधर कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो यही लग रहा था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं कहा कि आप वृद्धाश्रम में हो। मैं तो उनके पास आपसे बात कराने के लिए कह रही थी, पर उन्होंने कहा कि आप तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं, इसीलिए बात नहीं हो पा रही। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ वृद्धाश्रम में हैं। जानकी जी अपनी बेटी से गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती, बेटा,
तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। वह तो मुझे महीने भर पहले ही इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन थोड़ा संभलने के बाद जानकी जी अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम भी मुझसे दूर ही रहो। तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं। जब मैं इस वृद्धाश्रम में आई थी तब मैंने यहाँ द्वारका जी को देखा था। द्वारका जी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अगर मेरे बेटे बहू मुझसे घर से निकाला है तो तुम्हारी भाभी ने भी तो अपने ससुर को घर से निकाला है, तो फिर मेरे बेटे और बेटी में क्या फ़र्क रहा। मेरी तो दोनों ही औलादें निकम्मी निकली। मुझे तो अपनी दोनों औलादों पर शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाला और एक ने अपने ससुर को। इतना कहकर वह अपनी बेटी का हाथ झटककर दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर उनकी बेटी का सर शर्म से झुक जाता है। बेटे बहू बहुत शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगते हैं। माँ, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वही मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। अब आप घर चलिए ना, मैं आप दोनों को अपने घर पर अच्छे से रखूँगी। लेकिन दोनों लोग ही घर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अब हमें किसी बेटे या बहू बेटी के पास नहीं रहना। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। अब हम दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि अब इतनी उम्र नहीं है कि बार बार अपने बच्चों के धोखे को झेल सके। इतना कहकर वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटी बहू उसी वृद्धाश्रम के प्रांगण में जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। आज उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।